हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। पोषण के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें भोजन को ऊर्जा उत्पादन इकाई में परिवर्तित किया जाता है। और जब हम पोषण की बात करते हैं, भोजन से ऊर्जा उत्पादन इकाई में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो एक चरण में नहीं होती, उसके कई चरण हैं, जिसमें आता है भोजन का अंतःग्रहण, फिर आता है भोजन का पाचन। भोजन के अंतःग्रहण को हमने आपको पहले बताया था कि बाहरी वातावरण से भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने की क्रिया जो है भोजन का अंतःग्रहण कहलाती है। इस बारे में हम डिटेल में वीडियो आपको बताए थे। इसके बाद आता है भोजन का पाचन। जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसे जल अपघटित कर सरल इकाइयों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है भोजन का पाचन। और जब भोजन का हम पाचन कर लेते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ लेते हैं, उसका अवशोषण भी आवश्यक हो जाता है रुधिर के द्वारा, क्योंकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो पहले उसको रुधिर में अवशोषित किया जाता है। तो उसे अवशोषित करना कहलाता है भोजन का अवशोषण। और जब अवशोषित होकर विभिन्न ऊतकों में विभिन्न कोशिकाओं को वो दिया जाता है तो उसके जीव द्रव्य का ही एक हिस्सा बन जाता है, उसे कहते हैं भोजन का स्वांगीकरण। और भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकार व्यर्थ के पदार्थ होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वह कहलाती है बहिःक्षेपण। तो ये सारी बातें हम देखेंगे, कौन सी क्रिया कहाँ संपन्न होती है और कैसे संपन्न होती है वह भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम भोजन की कि भाई ये भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं। तो भोजन वे पदार्थ हैं जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब जीव जन्म लेता है तो वह छोटा होता है, फिर वह धीरे 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 वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वे भी भोजन में उपस्थित होते हैं। अतः भोजन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। नंबर 2, ये शरीर की वृद्धि करता है। आप देखते हैं जब हम जीवन यापन करते हैं तो कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं, कुछ बीमारियां भी हमें लगती हैं जिसमें हमारे शरीर की टूट फूट होती है। इस टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य भी जो करता है वो जो तत्व होते हैं वो भी भोजन के अंदर ही उपस्थित रहते हैं। तो शरीर की टूट फूट और मरम्मत करने का कार्य भी कौन करता है? भोजन ही करता है। और इसके अलावा भोजन एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, रोगों से लड़ने का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधक शक्ति है, वह भी भोजन के द्वारा हमें प्रदान होती है। तो भोजन ऊर्जा दे रहा है, भोजन हमारी वृद्धि कर रहा है, भोजन टूट फूट और मरम्मत भी करने का कार्य कर रहा है और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये सब कार्य जो हैं भोजन के हैं। अब चूंकि कार्य अलग अलग हैं, भाई ऊर्जा भी दे रहा है, वृद्धि भी कर रहा है, टूट फूट मरम्मत प्रतिरोध शक्ति भी दे रहा है, तो इसके लिए भोजन में विभिन्न प्रकार के अवयव उपस्थित हैं। तो अगर हम देखें भोजन को तो भोजन में मुख्य रूप से 6 अवयव उपस्थित रहते हैं। 6 अवयव हैं। कौन कौन है ये 6 अवयव? पहले नंबर पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पे आते हैं वसा एवं लिपिड्स, तीसरे नंबर पे है प्रोटीन, चौथे नंबर पे है खनिज तत्व, 5वें नंबर पर है विटामिन्स और 6ठे नंबर पर है जल। वह भोजन जिसमें ये 6 के 6 अवयव उपस्थित रहते हैं उसे हम पूर्ण आहार कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। पूर्ण आहार, संपूर्ण भोजन। और ऐसा कोई एक भोजन बता सकते हैं आप? वो है बच्चों मिल्क, यानी कि दूध। इसमें सभी अवयव हैं।
जब आप छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, अपनी माता का दूध पीते हैं, इसके अलावा कोई और डाइट आप नहीं लेते, उस समय आपका शरीर तेजी से वृद्धि की तरफ बढ़ता है, तो उसके सभी अवयव जो हैं उस दूध के द्वारा ही जो है आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर आप बड़े होते हैं तो आप बाहरी दूध पीते हैं, गाय भैंस के दूध पे आप निर्भर करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये अवयव जो हैं दूध में उपस्थित रहते हैं, इसलिए दूध को हम कहते हैं पूर्ण आहार। और इनमें से अगर एक भी अवयव अनुपस्थित रहे तो हम उसे कहते हैं अपूर्ण आहार, इनकम्प्लीट फूड। तो ऐसे बहुत से फूड हो गए, क्योंकि पूर्ण आहार में तो हमने कहा मिल्क आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, जो भोजन के अवयव हैं और ये क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। क्योंकि जब हम सारा ही भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे एक बेस बने, एक आधार बने, उसके लिए जरूरी है कि हम इन भोजन के अवयवों को जानें। तो इनमें विद्यार्थियों सबसे पहला अवयव आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। किस किस के हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इनके यौगिक हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो CnH2nOn, यानी पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात रहता है आपस में जो जल का रहता है। N की संख्या 5-6 हो सकती है। जैसे हम बात करें, कई कितनी भी हो सकती है, N की संख्या कितनी भी इसमें रह सकती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर 3 श्रेणियां हैं। एक है, ये बतानी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बीच में आएंगे और तब परेशान करेंगे, तो जरूरी है पहले ही समझ लिया जाए। सबसे पहली श्रेणी है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। सेकंड नंबर पे आते हैं डाइसैकेराइड्स। तीसरे नंबर पे आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब ये जो बात हम कर रहे थे CnH2nOn, ये वास्तव में हम कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स के बारे में ही। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या जैसे अगर 6 है तो सबसे सिंपल प्रकार का बना C6H12O6। ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सीधे ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। C6H12O6, जैसे ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यही सूत्र है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, वास्तव में इनके अणुसूत्र तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके संरचना सूत्रों में भिन्नता रहती है। तो ये मोनोसैकेराइड्स है। दूसरी श्रेणी है डाइसैकेराइड्स की, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जब मोनोसैकेराइड्स के 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर वो बना लेते हैं क्या? डाइसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे अगर हम देखें इसमें मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज के साथ एक और ग्लूकोज का अणु जुड़ जाए तो बनता है वो माल्टोज। ग्लूकोज के साथ यदि एक फ्रक्टोज का अणु बन जाए तो बन जाता है सुक्रोज। ये प्लांट में होता है माल्टोज भी, सुक्रोज भी। प्लांट में चीनी जो गन्ने की शक्कर है वो सुक्रोज है। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो तो बन जाता है लैक्टोज। मिल्क में पाई जाती है शर्करा।
है ना। ये सब के सब कौन है, डाइसैकेराइड्स है। क्लियर। इसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। वास्तव में स्टूडेंट्स, जब ये जो ना मोनोसैकेराइड्स जो आपस में जुड़े हैं, जब तक दो हैं तो हम इन्हें कह रहे हैं डाइसैकेराइड्स, और जब इनकी संख्या 3 से 10 तक रह जाती है, 3 से 10 तक भी आपस में जुड़ सकते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। और जब ये 10 से ज्यादा हो जाते हैं तभी बनते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण क्या हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, है ना, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और पॉलीसैकेराइड्स का काम क्या है भाई, वास्तव में सामान्यतः जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनमें भोजन संचित रहता है। हमारे शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में पॉलीसैकेराइड्स के रूप में ही भोजन संचित रहता है। यदि हम पौधों की बात करें तो पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, हमने जब प्रकाश संश्लेषण बताया था तब भी बताया था मंड के रूप में, और ये पॉलीसैकेराइड्स है स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में सामान्यतः, मनुष्य में भी ये किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है। इन रूप में भोजन संचित रहता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हम इस ग्लाइकोजन का और पेड़ पौधे मंड का प्रयोग करके वापस उसे ग्लूकोज में तोड़ के उससे ऊर्जा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से पहला अवयव हुआ कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना है, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वसा। भोजन के अवयव में दूसरे नंबर पे आएगी कौन, वसा। फैट्स, लिपिड्स। फैट्स क्या होते हैं भाई, अगर हम इन्हें केमिकली देखें, रासायनिक की दृष्टि से देखें, तो जो वसाएं हैं, जो लिपिड्स हैं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही यौगिक होते हैं। लेकिन इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कम रहती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कम रहती है। और ये बच्चों हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा। ये चिकनाई युक्त पदार्थ है, चिकने हैं, चर्बी नुमा पदार्थ है। वैसे तो इनकी भी 3 श्रेणियां हैं, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड एंड व्युत्पन्न लिपिड्स। हम यहां पे सरल लिपिड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें डिटेल में हम अभी तो नहीं जाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक आपको पता लगे। सरल लिपिड्स में क्या होता है भाई, एक तो होता है इसमें अणु ग्लिसरीन का, एक अणु क्या रहता है, ग्लिसरीन, प्लस 3 अणु होते हैं फैटी एसिड के, वसीय अम्ल के, वसीय अम्ल के। ये लंबी श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक हैं वसीय अम्ल। और जब इनमें कहीं कार्बन कार्बन के बीच में, जब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन आपको पता है कार्बन की संख्याएं 4 होती हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो एकल बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, डबल द्विबंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, और ट्रिपल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है। यहां हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड की बात। ये वसीय अम्ल में जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है तो बनती हैं ये संतृप्त वसाएं। क्या बनती हैं, इन्हें कहते हैं संतृप्त वसा।
और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम इसे कहते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसाएं जो है प्राय तरल अवस्था में रहती हैं। आप देखते हैं कि तेल वगैरह जो है, ये तो कमरे के टेम्परेचर कितना भी डाउन हो जाए तब भी नहीं जमते, लेकिन कुछ गोले का तेल है ना, कुछ गोले का तेल है ना, घी, जो जंतुओं की चर्बी है, ये जम जाते हैं। तो संतृप्त वसाएं वे होती हैं जो कमरे के टेम्परेचर पे प्राय ठोस अवस्था में होती हैं, और ये कमरे के टेम्परेचर पे प्राय तरल अवस्था में आ जाती हैं। संतृप्त वसाएं जो है प्राय जंतुओं में पाई जाती हैं, जंतुओं की वसाएं होती हैं, और वनस्पतियों में होती हैं असंतृप्त वसाएं। और आप जानते हैं, आपने सुना होगा डॉक्टर्स को कहते हुए कि भाई ज्यादा फैट मत खाइएगा, ज्यादा एनिमल फैट खाओगे तो वो क्या होगी, आपकी रुधिर वाहिनियों में जम जाएगी, उन्हें कैड़ा कर देगी, उन्हें ब्लॉक कर देगी, और आपको हृदय संबंधी कुछ बीमारियां लग सकती हैं। असंतृप्त वसाएं प्लांट फैट जो कि रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहते हैं, तरल अवस्था में रहते हैं, ये शरीर के लिए फायदेमंद रहते हैं। ठीक है, तो वसाएं हैं, ये वसाएं ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। संयुक्त वसा में क्या होता है कि भैया ये जो 3 वसीय अम्ल है ना, इनमें एक वसीय अम्ल के स्थान पर कोई और भी पदार्थ हो सकता है। अगर संयुक्त में एक पदार्थ जो है वो फास्फोरिक अम्ल हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, फास्फोलिपिड। क्या कहेंगे, फास्फोलिपिड। अगर कोई वहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, है ना। और आपको पता है कि फास्फोलिपिड का नाम कहां सुना है आपने, कक्षा 9th में सुना होगा, जब सेल मेम्ब्रेन का जिक्र आया होगा। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो भैया ये लिपिड जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वसाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है वसा का, एक कार्य है ऊर्जा प्रदान करना है, ये भी ऊर्जा देती है। नंबर 2, शरीर के तापक्रम को मेंटेन करके रखती है। और आपने देखा कि कोशिका झिल्लियों के निर्माण करती है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। और एडिपोज टिश्यू में, वसीय ऊतक में, इनमें भी भोजन संचित रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ पशुओं की चर्बी जो है ऊपर से काफी मोटी होती है, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर, वसीय ऊतक के अंदर वसा के रूप में ही वहां पर भोजन संचित रहता है। तो ये उस कारण से होता है। अब उसका अगला अवयव देखेंगे। अगला अवयव कौन है बच्चों, प्रोटीन है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना, हमने वसा के बारे में जाना, और तीसरा अवयव क्या आ गया, प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, तो ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और उसके साथ होता है नाइट्रोजन, मुख्य अवयव है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के साथ साथ कभी फास्फोरस, सल्फर भी हो सकते हैं, फास्फोरस सल्फर भी मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन का, नाइट्रोजन मुख्य अवयव प्रोटीन का है। प्रोटीन वास्तव में जिस इकाई के बने होते हैं, प्रोटीन, यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोटीन डालते हैं हम, प्रोटीन जिस यूनिट्स के बने होते हैं उन्हें कहते हैं एमिनो अम्ल। अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। और इन 20 प्रकार के एमिनो अम्लों में से 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारा शरीर बना लेता है ना। तो जो हमारा शरीर बना लेता है, तो इसका मतलब बाहर से तो उनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्हें कहा गया है अनावश्यक एमिनो अम्ल, क्योंकि ये तो हमारे शरीर में ही बन गए। और 10 प्रकार के एमिनो अम्ल वो हैं जो हमें भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल। अब भाई प्रोटीन क्यों जरूरी है, ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में भी इसकी हेल्प होती है। शरीर का निर्माण तो करता ही है, एंजाइम्स और हार्मोन का निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है।
इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने जान लिया, शर्करा के बारे में हमने जान लिया, प्रोटीन्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम अगला पढ़ेंगे खनिज तत्व, जो भोजन का महत्वपूर्ण अवयव है, खनिज तत्व। हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत से खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और कुछ की बहुत ही अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो अल्प मात्रा वाले भी हैं और अति सूक्ष्म मात्रा वाले भी हैं। अल्प मात्रा और अति सूक्ष्म मात्रा। भाई 118 तत्व ज्ञात हैं, उनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और 92 तत्वों में से जो प्राकृतिक हैं बहुत से तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को है। इसमें आपने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स में, शर्करा में ये तो हो ही गए। उसके अलावा कौन कौन से तत्व हैं? तो उसके अलावा अगर हम देखें तो भैया अल्प मात्रा वाला कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, इधर लिखता हूं, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है। तो ये वो तत्व हैं जिनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं ये भी लिख देता हूं और फिर कुछ जो मुख्य मुख्य तत्व हैं उनकी क्या आवश्यकता है वो भी देख। अगर हम यहां पर देखें तो भैया कोबाल्ट है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, लोहा है, FeCu है, जेडन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है ना। इतने सारे तत्व हैं जो हमें चाहिए। अब इसमें कैल्शियम को जरा हम देखें। कैल्शियम के बारे में पूछा जाता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है। ऐसे ही फास्फोरस भी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे शरीर का जो भीतरी वातावरण है, जो भीतरी कंसंट्रेशन है, चाहे द्रव्य जो अंदर है, चाहे ऊतक द्रव्य हो, चाहे हमारा रुधिर हो, उसकी आंतरिक सांद्रता को बनाए रखने का कार्य ये तत्व पोटेशियम और सोडियम करते हैं। इसके अलावा लोहे के बारे में पूछा जाता है। हमारे रुधिर का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण अवयव है लोहा, और लोहा ही हमारे रुधिर में सही तरीके से हम देखें तो हिम प्लस ग्लोबिन लोहे के ऑक्साइड होते हैं लाल रंग के। तो लाल रंग वास्तव में लोहे के कारण ही आता है, और लोहे की कमी होगी तो इसका मतलब आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनेगी। लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनेंगी, हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगा तो उसे ही हम कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को एनीमिया हो गया, रक्ताल्पता आ गई है इसके पास। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन के बारे में पूछा जाता है। आयोडीन भी उपापचय के लिए बहुत जरूरी है ना। थायरोक्सिन जो हार्मोन है हमारे शरीर में बनता है थायराइड ग्रंथि में, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। और अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड हार्मोन का बनना प्रभावित होता है, और जिससे एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं घेंगा रोग या गोइटर, है ना। ये रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से हमारे भोजन में इन खनिज लवणों का महत्व है।
अब बचता है कौन? विटामिन्स एंड जल। जल तो सभी उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी है क्योंकि एक विलायक का कार्य करता है। अगर जल नहीं होगा तो कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए जल अति आवश्यक है। बचते हैं विटामिन्स, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पता करेंगे। आशा है आपको भोजन के जो अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, इन और जल, हमने इन 5 अवयवों को इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में कवर करेंगे। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में मैं समझता हूं इसमें बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जब बीच बीच में ये टर्म्स आती हैं तो परेशान करती हैं, तो मैंने जरूरी समझा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको इसे बताया जाए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी आपकी तरह लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।